सम्मुख की इस बात पर भूमि सिर्फ उसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन देती है। इस पर सम्मुख बिना कोई ध्यान दिए मुस्कुराकर जिंदादिली के अंदाज में आगे कहता है, चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम घर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। अब ये फाइनल है कि तुम सभी लोग मेरे गेस्ट हाउस पर रुक रहे हो। वहां तुम सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब भूमि कहती है, हमें तुम्हारे घर आने से कोई परेशानी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और अगर इतनी दूर ऑफिशियल काम से आई हूँ तो वह कोई सीधा साधा काम तो नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो, इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं, और फिर तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारी वजह से तुम्हारे घर वालों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तुम मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उन्हें समझाना मुश्किल होगा। इस पर सम्मुख कहता है, हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मेरी हस्ती इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम्हारे काम की वजह से मुझे मुसीबत का सामना करना पड़े। इसके बाद सम्मुख अपने दोनों हाथों को मूंदते हुए अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड्डा हो जाता है और उसके बाद उन तीनों की तरफ देखता है। फिर अपने एक हाथ की उंगली उन तीनों को दिखाकर कहता है, देखो, यह भी तो हो सकता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उससे मुझे कोई परेशानी ना हो, उल्टा मैं ही तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। आखिर मैं यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है, और सिर्फ पहचान ही नहीं, काफी जान पहचान भी है। फिर अपना हाथ नीचे करते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम सब मेरे साथ चल रहे हो, दैट्स फाइनल। ये सुनकर भूमि, अर्जुन सिंह और कौटिल्य तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन तीनों को इस तरह कसमकस की स्थिति में देखकर सम्मुख कहता है, ठीक है, अगर तुम तीनों आपस में बात करना चाहते हो तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ। तुम तीनों एक दूसरे से अच्छी तरह सलाह मशवरा कर लो और फिर इसी निर्णय पर पहुंचना कि तुम सब मेरे साथ आ रहे हो। फिर भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें शंभावी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। भूमि बात को नहीं समझ पाने वाले एक्सप्रेशन देती है। अब सम्मुख भूमि की ओर देखते हुए कहता है, शंभावी मेरी प्रिय पत्नी, अब तुम यह मत कहना कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इस पर सम्मुख के इस मजाक पर भूमि को हंसी आ जाती है। वह सम्मुख की ओर अपना एक हाथ करती है और एक बार फिर से कहती है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ऐसा कहकर भूमि अर्जुन सिंह और कौटिल्य को अपने साथ एक ओर आने का इशारा करती है। इसके बाद वह तीनों सम्मुख से कुछ दूर चले जाते हैं। भूमि कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पहले उसके साथ घर जाएं और फिर आगे बढ़ें। तभी अर्जुन सिंह कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हमें ठीक इसी वक्त अपने मिशन पर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद भूमि और अर्जुन सिंह दोनों कौटिल्य की तरफ देखते हैं, लेकिन कौटिल्य कुछ नहीं कहता। तब अर्जुन सिंह कौटिल्य से कहता है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? इस पर कौटिल्य कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम दोनों की मदद के लिए आया हूँ। किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। तुम जो भी करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस मुद्दे पर मेरी राय इम्पॉर्टेंट है तो मैं यही कहूँगा कि चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें सम्मुख की मदद लेनी चाहिए। वह यहीं रहता है, यहाँ की हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ है। यहाँ पर किस काम को किस तरह से जल्दी किया जा सकता है वह बेहतर तरीके से जानता होगा। यहाँ तक कि किस जगह पर पहुँचने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, यहाँ के बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें भी उसे हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होंगी। और सबसे ज़रूरी बात, उससे हमारे मिशन को किसी तरह का खतरा भी नहीं है। उसे अपने मिशन के बारे में बिना बताए भी हम अपने टारगेट तक पहुँचने में उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि उसने कहा कि उसकी काफ़ी जान पहचान भी है, उसकी जान पहचान हमारे काम आ सकती है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लिए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब भूमि फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुंह से ओ की आवाज़ निकालती है और दूसरी तरफ घूम जाती है। फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है। उसकी दोनों भौहें चढ़ जाती हैं। एक पल की खामोशी के बाद भूमि वापस उन दोनों की ओर पलटती है और बोलना शुरू करती है, मुझे नहीं लगता कि कानून के दायरे में हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। कानून के हाथ बांध भी हमें यहाँ पर चोरों जैसे काम ही करने पड़ देंगे। मुझे नहीं लगता इस सब के लिए हमें सम्मुख की मदद की ज़रूरत पड़ देगी, या हमें उससे इस बारे में कोई मदद मांगनी चाहिए।
मेरी अभी अभी डॉक्टर से बात हुई थी। उनसे बात करने के बाद यह बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टाफ कभी भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा। भूमि की यह बात सुनते ही अर्जुन सिंह और कौटिल्य उसे सवाल भरी निगाहों से देखते हैं। वह जानना चाहते थे कि ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। भूमि के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। भूमि उनके बिना कुछ बोले ही इस सवाल का जवाब देती है। मुझे नहीं लगता कि अस्पताल से उस व्यक्ति का एड्रेस हमें इतनी आसानी से मिलने वाला है। उस एड्रेस को चुराने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वजह से सम्मुख किसी परेशानी में फंस जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। इसके बाद वह फिर से चुप हो जाती है। भूमि की बात सुनकर कौटिल्य और अर्जुन अभी भी उसे एकटक देख रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भूमि ने इस तरह की कोई योजना बनाई होगी। फिर एक पल रुककर भूमि दोबारा से कहना शुरू करती है, अब अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि सम्मुख की मदद से हमें हॉस्पिटल से वह एड्रेस आसानी से मिल सकता है, तब बात अलग है और हम उसके साथ चल सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कौटिल्य लंबी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ देते हुए कहता है, भूमि, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मिशन को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही पैनिक हो रही हो। तुम कोई सामान्य पुलिस ऑफिसर नहीं हो। सबसे पहले तुम खुद को रिलैक्स करो ताकि ऑफिसर भूमि की तरह सोच पाओ। फिलहाल मैं तुम दोनों को बता दूं कि हमें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो परमिशन लेटर और दूसरे फॉर्मेलिटी पेपर चाहिए वह सब तैयार है। बस हमें अब उन सभी पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी चाहिए। इस बार भूमि और अर्जुन अपनी आंखों को बड्ढा बड्ढा करके कौटिल्य की तरफ देखते हैं। एक पल के बाद भूमि कौटिल्य से पूछती है, ये तुमने कैसे किया? इससे पहले कि कौटिल्य कुछ कहता, इस पर अर्जुन सिंह कहता है, तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो भूमि? कौटिल्य ने कहा था ना कि वह हमारी मदद के लिए हमारे साथ आना चाहता है। जरूर उसने अपने हैकिंग टैलेंट का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद वह कौटिल्य की तरफ देखते हुए उससे पूछता है ना कौटिल्य? बदले में कौटिल्य बिना कोई जवाब दिए सिर्फ मुस्कुरा देता है। इस पर अर्जुन सिंह कहता है, यू आर जीनियस मेरे दोस्त। उधर मारवा हाउस में तीनों बच्चे अपने नियमित कार्यों से निपटकर तैयार हो जाते हैं और साथ में ही अनीका और रोहित के कमरे में पहुंच जाते हैं। इस वक्त रोहित टेबल पर रखे हुए अपने लैपटॉप के सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था। वह बच्चों को यहाँ से बाहर भेजने से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, जबकि अनीका अपने दोनों हाथों को मध्य सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी कमर अपनी सीट के बैक रेस्ट पर टिकी हुई थी। वह लगातार कुछ सोच रही थी। जैसे ही बच्चे कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, अनीका और रोहित दोनों का ध्यान अपने अपने काम से हटकर बच्चों पर चला जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट को छोड़ ढाकर खड़े हो जाते हैं। बच्चों के आने पर अनीका एक बार फिर से उनके सिर पर हाथ फेरती है और फिर कहती है, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह बात किस तरह छुपी रहेगी? तीनों बच्चे एक सुर में बोलते हैं, यस मॉम, हमें यह हर हाल में जानना है। तभी रिया कहती है, ये जानने के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आर्यन कहता है, मैंने बहुत सोचा, लेकिन ऐसी कोई भी तरकीब नहीं सोच पाया जिससे ऐसा किया जा सके। तभी अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मॉम, प्लीज हमें जानना है, इसलिए अब आप और सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए। अब अनीका रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित बच्चों से कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रॉमिस करो कि वह सब देखने के बाद तुम में से कोई भी उदास नहीं होगा और तुम सब इसे पॉजिटिवली लोगे। हमेशा इस बात को याद रखोगे कि तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही तीनों से करते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। रोहित के ऐसा कहते ही तीनों बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसके बाद, यस डैड, हम हमेशा याद रखेंगे, ऐसा कहकर सहमति दे देते हैं। इसके बाद अनीका कहती है, तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा। हम जहां जा रहे हैं उसके बारे में तुम कभी किसी से बात नहीं करोगे। ये एक सीक्रेट है और हमेशा सीक्रेट ही रहना चाहिए। अनीका की बात सुनकर बच्चों के लिए सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों ही बैर जाती हैं। तीनों बच्चे एक साथ अपनी गर्दन हिला देते हैं। इसके बाद अनीका कहती है, ठीक है, चलो। अनीका के ऐसा कहते ही तीनों बच्चे बाहर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रोहित कहता है, तुम लोग बाहर कहाँ जा रहे हो? रोहित की बात सुनते ही तीनों बच्चे रुक जाते हैं और रोहित की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगा शायद रोहित यह नहीं सुन पाया कि अनीका ने चलने के लिए कहा है। तभी बड्डी ही हैरानी के साथ रिया कहती है, डैड,
अभी अभी मॉम ने ही चलने के लिए कहा। बच्चों की बात पर रोहित हल्के से मुस्कुरा देता है और अनीका की तरफ देखता है। अब अनीका कहती है, हाँ, हमें चलना है, लेकिन उस तरफ नहीं। तुम सभी हमारे साथ आओ। ऐसा कहकर अनीका आगे आगे चल पड़ती है और अपने रेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। अनीका को उस तरफ जाते हुए देखकर बच्चों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह कुछ कदम आगे जाने के बाद रेस्ट रूम से पहले ही रुक जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि इस तरफ जाने का क्या मतलब है। मॉम फ्रेश होने गई हैं या हमें भी इसी तरफ जाना है? रोहित उन सबसे पीछे था। रोहित उनकी मनोस्थिति को समझ जाता है, इसलिए कहता है, हाँ, हमें इसी तरफ जाना है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सभी आगे बढ़ो, कुछ ही देर में सब समझ जाओगे। ये सुनते ही तीनों बच्चे रोहित की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद बिना कुछ कहे अनीका के पीछे पीछे चले जाते हैं। कुछ ही पलों में उन्हें सारी बात समझ आ जाती है। अनीका उन्हें अपने वॉशरूम के हिडन दरवाजे से होते हुए सीक्रेट रिसर्च लैब में ले जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक के बाद एक कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है। सभी दरवाजे ऑटोमेटिक थे। इन पर लगा सिक्योरिटी सिस्टम लाजवाब था। यह सब उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मॉम डैड के रूम से होकर कोई ऐसा रास्ता भी जाता होगा जिसे सीक्रेट कहा जा सके। कुछ ही देर में बच्चों के साथ साथ रोहित भी लैब में पहुंच जाता है। अनीका ने एनी को पहले से सब कुछ तैयार रखने के लिए कहा था। जैसे ही वह सब लैब के अंदर पहुंचते हैं, एनी सामने ही दिखाई देती है। जब एनी सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है तो उसे देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक पल के लिए वह भूल ही जाते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। उन्होंने अभी तक अपने घर में काम करने वाले सैकड़ों नौकरों को देखा था। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि किसी तरह के काम के लिए उन्हें रोबोट की ज़रूरत भी हो सकती है, या उनके घर में किसी काम के लिए रोबोट को भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। रिया अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर एनी से हाथ मिलाते हुए कहती है, यू आर सो अट्रैक्टिव, दैट्स योर नेम? एनी जवाब देती है, थैंक यू रिया, आई एम एनी। अब रिया बड्डी सी मुस्कान के साथ आगे कहती है, तुम कुछ कुछ मेरी मम्मा जैसी दिखती हो। ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा का ही रोबोट बनाया गया हो। इतना कहने के बाद वह तुरंत अनीका की तरफ देखती है और कहती है, मम्मा, एम आई राइट? अनीका मुस्कुराकर कहती है, हाँ, इसका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारी मम्मा से काफ़ी मिलता जुलता है। अनीका के जवाब देते ही अलेक्जेंडर रोबोट एनी से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना मॉडल नंबर बता सकती हो? एनी कहती है, हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वह मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ना ही अब भी कि किसी को इसकी कोई जानकारी है। आई एम अ यूनिक पीस। मुझे खास आपकी मम्मा की मदद करने के लिए बनाया गया है। एनी के ऐसा कहने पर आर्यन कहता है, तुम्हें किसने डिज़ाइन किया है? आर्यन के ऐसा सवाल पूछते ही अनीका सचेत हो जाती है और वह आर्यन व एनी की बातचीत को वहीं पर रोकते हुए बोल पड़ती है, अभी इन सब बातों को छोड़ दो। यह जानकारी अभी तुम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम सभी के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं है। वह सब बातें जानने के लिए तुम्हें योग्य बनना होगा और इसीलिए तुम सभी को यहाँ से जाना भी होगा। फिलहाल हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, पहले वह कर लेते हैं। अनीका की ऐसा कहते ही बच्चों को एक बार फिर से यह बात याद हो जाती है कि जल्द ही उन्हें मारवा हाउस छोड़कर जाना है और वह अपने मॉम डैड के साथ यहाँ इसी वजह से आए हैं। एनी एक सुपर एडवांस मॉडल थी। अनीका के ऐसा कहते ही वह तुरंत समझ जाती है कि अनीका नहीं चाहती कि इस बारे में बच्चे और कुछ जानें, इसलिए वह कहती है, आप सभी मेरे साथ आएं। सान्याल बंगला सुबह का वक्त था, इसलिए आनंद सान्याल और लक्ष्य सान्याल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मेड आकर ब्रेकफास्ट सर्व करके चली जाती है। कुछ ही देर बाद लक्ष्य सान्याल की माँ भी यह कहकर वहां से चली जाती है, तुम दोनों को कुछ ज़रूरी बातें करनी होंगी, लेकिन ब्रेकफास्ट भी उतने ही अच्छे से करना। बातें करते करते खाना मत भूल जाना। तुम दोनों भाई जब भी साथ में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तुम ही दोनों के पास हैं और उसके बारे में किसी को भनक ना होने पाए। तुम दोनों के सिर्फ होंठ हिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। फिर एक पल रुककर मुस्कुराकर आगे कहती है, तुम अपनी बातें अच्छे से कर सको, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती है, फिर जाते जाते यह कहते हुए जाती है, एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट। तब तक मैं कुछ और ज़रूरी काम पूरे करके आती हूँ।
सभी के वहां से चले जाने के बाद लक्ष्य कहता है, आप यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए? अब ऐसा बहुत कम होता है। इतना कहने के बाद लक्ष्य मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने बड्ढे भाई की तरफ देखता है। आनंद लक्ष्य के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की बात को आसानी से समझ जाता है कि लक्ष्य के कहने का मतलब था कि वह आनंद सान्याल के यहाँ आने की मुख्य वजह जानना चाहता है। अब ब्रेड का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखते हुए आनंद सान्याल भी बदले में मुस्कुरा देता है और अपनी बाइट को खत्म करने के बाद वह कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मन की बातों को समझ जाते हो। आखिर तुम एक काबिल ऑफिसर हो, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि अब तुम एक अच्छे पति भी बनो। यह सुनकर लक्ष्य कुछ कहते कहते रुक जाता है और लगातार आनंद की तरफ देखने लगता है। फिर एक पल के बाद दोबारा से मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर देता है। अब आनंद सान्याल आगे कहता है, हम जिस काम में लगे हैं उसमें जिंदगी और मौत किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने और श्वेता के रिश्ते के बारे में एक बार दोबारा से सोचो। बिना वजह देर करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि वह एक ऐसी डीडीएच की है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो वह तुम्हारा हर सच जानने की अधिकारी है। तुम उसे अपने बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दो। इतना कहने के बाद कुछ पलों के लिए वह खामोश हो जाता है। लक्ष्य अपने खाने को बीच में ही रोककर आनंद की तरफ देखने लगता है। आनंद एक बार फिर से कहना शुरू करता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा सच जानने के बाद उसे अपना फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जल्द से जल्द बंधन में बंध जाओ। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करो। हाँ, यह सच है कि आजकल के बच्चों की शादी की जिम्मेदारी उनके बड्ढों के लिए जिम्मेदारी नहीं रह गई है, क्योंकि वह अपने फैसले खुद ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तुम पुराने जमाने का ही समझ लो और अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ो व मंजिल तक पहुंचो। आनंद की बात पर लक्ष्य की मुस्कान और बड्ढी हो जाती है और वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं भैया, आप यहाँ इन सब बातों को करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, पर आप बताइए, क्या मुझे सच में इस हौसला अफजाई की जरूरत है? ऐसा कहकर वह अपनी ब्रेकफास्ट को फिर से कंटिन्यू करता है। लक्ष्य के सवाल पर आनंद सिर्फ मुस्कुराता है और अपनी निगाह नीचे करके अपने खाने पर ध्यान देता है। जब लक्ष्य को लगता है कि आनंद इसका जवाब नहीं देने वाला है, तो वह आनंद की ओर दूसरा सवाल दागता है, अच्छी बात है, अगर आप यह नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्वेता को डिसीजन लेने के लिए मेरा सच जानना जरूरी है? इसके साथ साथ यह भी जरूर बताइए कि आप अचानक से इतनी जल्दी में क्यों हैं? इतना कहकर लक्ष्य खामोश हो जाता है। कुछ पलों के लिए डाइनिंग हॉल में यूं ही खामोशी बनी रहती है। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कांटे की और छुरी की आवाजें सुनाई आती हैं। कुछ देर बाद आनंद अपनी चुप्पी तो ढते हुए आगे कहता है, तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वेता के इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाने की मुख्य वजह अनीका ही है। अब इस विषय पर इन दोनों को आपस में सही सही क्या और कितना ताल्लुक है, यह तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनीका की मेरे बारे में जो गलत धारणा है, उसी का असर तुम दोनों के रिश्ते पर पीडीडीडीएच रहा है, चाहे श्वेता अभी तक इस बारे में कुछ जानती हो या ना जानती हो। फिर एक पल रुककर वह दोबारा से कहना शुरू करता है, इसमें अनीका की भी कोई गलती नहीं है। वह जो देखेगी उसी पर विश्वास करेगी, और जब तक वह इस मामले की तह तक पहुंचेगी तब तक न जाने और कितना वक्त बीत चुका होगा। अब एक बार फिर से बात घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। लक्ष्य कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना और वक्त लगेगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। लक्ष्य की इस बात पर आनंद बिना रुके झट से जवाब देता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूं। मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया है कि जिंदगी और मौत के बीच में खेलने वाले लोगों को अगले पल का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी जरूरी काम है उन्हें ठीक वक्त पर कर लेना ही बेहतर है। अब लक्ष्य कहता है, यह तो फौजी की जिंदगी का मीठा सच है। अगर मेरे हिस्से में कुछ ऐसा ही लिखा होगा तो देर होना ही अच्छा है कि श्वेता की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। अब आनंद कहता है, मेरे जीते जी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मौत को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़च कर जाना होगा। फिलहाल मैं तुम्हारी नहीं, मेरी बात कर रहा हूं। मैं जीते जी तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहता हूं। यह सुनकर लक्ष्य को काफी अजीब लगता है और बुरा भी। फौजी को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन यह बात केवल उसकी खुद की जिंदगी पर लागू होती है। एक फौजी भी अपने परिवार को हंसते खेलते आगे बढ़ते और लंबी जिंदगी जीते हुए देखना चाहता है।
लक्ष्य के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह आनंद को जवाब देता है, मुझे आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। आप अपने बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आनंद जवाब देता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बस मैं जितना कह रहा हूं उसे समझो। मैंने तुम पर कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया, लेकिन इसे मेरा पहला और आखिरी दबाव मान लो, या आदेश मान लो, या फिर मेरा प्यार अथवा प्रार्थना मान लो। इस मामले को अगले 2 दिनों के अंदर अंदर सुलझाओ, ताकि हम श्वेता के घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकें। अब तक आनंद और लक्ष्य दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर चुके थे। ब्रेकफास्ट के साथ साथ आनंद की बात भी पूरी हो चुकी थी। अब आनंद अपनी जगह से उठकर खड़ी डीढ़ा हो जाता है। आनंद के खड़ी डीढ़े होते ही लक्ष्य भी अपनी चेयर से उठ जाता है। आनंद जाने से पहले एक आखिरी बात कहता है, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जाकर अपने बारे में अनीका से बात करके उसे भी मना सकते हो। मुझे इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं कि तुम उसके सामने खुद को और मुझे एक दूसरे से अलग अलग दिखाओ। इसके बाद हिदायत देते हुए आगे कहता है, हाँ, ख्याल रहे उसमें मेरे ट्रू कैरेक्टर के बारे में कहीं जिक्र ना हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने मिशन के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करो। इसके बाद आनंद सान्याल वहां से चला जाता है और लक्ष्य अपनी जगह पर खड्डा खद्धा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। आज आनंद का व्यवहार काफी अलग तरह का था। दोनों भाई भाइयों की तरह ही मिले, लेकिन आनंद के व्यवहार में पिता की झलक आज भाई की भूमिका पर कहीं ज्यादा भारी दिखाई दे रही थी। आनंद के लिए लक्ष्य उसका छोटा भाई नहीं बल्कि बेटे जैसा था। मॉरिशस एयरपोर्ट अभी अभी भूमि, अर्जुन सिंह और कौटिल्य यह डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें आगे किस तरफ बढ़ना है कि तभी मॉरिशस पुलिस वहां पहुंच जाती है और अपने हथियारों के साथ उन तीनों को घेर कर खड़िडी हो जाती है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, अगर जरा भी होशियारी की तो वह तुम्हें भारी पड़ ढेगी। ये सुनते ही भूमि, अर्जुन सिंह और कौटिल्य तीनों ही सकते में आ जाते हैं। वहीं पास में खड्डा सम्मुख भी यह नजारा देख रहा था। पुलिस की चेतावनी सुनकर वह तीनों अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तभी भूमि उस पुलिस ऑफिसर से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारा इस तरह से रास्ता रोकने का क्या मतलब है? पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, गलतफहमी यंग लेडी, वह आप ही है ना जिन्होंने थोड़ी देर पहले जस्ट सेफ हॉस्पिटल के डॉक्टर रत्नेश सेन को फोन किया था? भूमि कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अपना एक हाथ दिखाकर उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है। इसके बाद वह ऑफिसर अपने हथियार को संभालते हुए आगे कहता है, इस वक्त जिस तरह से तुम सभी यहाँ हमारे हथियारों के सामने खड़ी हो, उसका सीधा मतलब है कि तुम तीनों को हिरासत में लिया जाता है। अब बाकी की बातें पुलिस स्टेशन चलने के बाद होंगी। ऐसा कहकर वह पुलिस ऑफिसर उन तीनों को पलटकर अपने साथ चलने का इशारा करता है। तभी सम्मुख आगे आता है और इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहता है, हेलो ऑफिसर, मैं। इससे पहले कि सम्मुख अपना इंट्रोडक्शन देता, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है मिस्टर सम्मुख। आपको कौन नहीं जानता। आप अपने व्यापार और सद्व्यवहार दोनों के लिए ही काफी फेमस हैं। कहिए, अचानक से इस जगह पर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ी डीडीएच गई? वैसे इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी मिशन पर हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे जल्दी ही कहिए। ऑफिसर ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सम्मुख उसके पकड़ीछे हुए 3 अपराधियों के बारे में बात करने वाला है। उसे लगा कि शायद सम्मुख को उसकी अचानक ही कोई जरूरत आन पड़ी ही है। अब सम्मुख कहता है, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? सम्मुख एक जानी मानी हस्ती था। उसकी बात को टालना ऑफिसर ने ठीक नहीं समझा, इसलिए वह सम्मुख से पूछता है, क्या अभी? सम्मुख बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देता है, हाँ अभी। इसके बाद वह ऑफिसर सम्मुख के साथ एक और चला जाता है। सम्मुख कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि मामला क्या है? आप इस तरह इन तीनों को घेर कर क्यों खाड़ी ढे हैं? सम्मुख की बात सुनकर ऑफिसर को थोड़ी हैरानी होती है। तुरंत ही उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि वह इस मामले में रुचि क्यों रखता है, लेकिन फिर भी वह बात को आगे बढ़ाते हुए सम्मुख से कहता है, आपकी बात टालना मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे यह जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको इस मामले में क्या दिलचस्पी है। इस पर सम्मुख कहता है, इनमें से एक मेरी पुरानी दोस्त है और वह एक इंडियन पुलिस ऑफिसर भी है। उसकी काबिलियत और ईमानदारी की बात कहूं तो वह स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करती है।
इस पर पुलिस ऑफिसर हैरान होते हुए कहता है, क्या पुलिस ऑफिसर? फिर एक पल रुककर वह ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर सम्मुख, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है? इस पर सम्मुख जवाब देता है, हाँ ऑफिसर, यह सच है। यहाँ तक कि इस वक्त वह अपने साथियों के साथ यहाँ किसी ऑफिशियल काम से ही आई है। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। अब फिर से एक पल रुककर पुलिस ऑफिसर आगे कहता है, ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ही हम सभी को कोई गलतफहमी हुई हो? इतना कहने के बाद वह ऑफिसर कुछ सोचने लगता है और फिर एक पल के बाद कहता है, मिस्टर सम्मुख, दरअसल विषय इतना गंभीर है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, पर आपकी पद प्रतिष्ठा और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मैं कम शब्दों में आपको इस विषय पर जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वादा करना होगा कि इस बात को आप खुद तक ही रखेंगे। सम्मुख मुस्कुराकर कहता है, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद ऑफिसर संक्षिप्त रूप में सम्मुख को मुद्दे की सभी जरूरी जानकारी दे देते हैं। फिर सम्मुख मुस्कुराकर कहता है, ऑफिसर, अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी दोस्त और अपने सामने मौजूद एक जिम्मेदार ऑफिसर की मदद के लिए मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि वह लाडकी निश्चित तौर पर यहाँ आपकी मदद के लिए आई होगी, न कि आपकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए। वह एक काबिल और नामी ऑफिसर है। शायद सीक्रेट मिशन पर होने की वजह से आप सभी के बीच इस तरह की गलतफहमियां पैदा हुई हैं। शायद आज मुझे आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ ही बनना होगा। इट्स ए कॉन्फिडेंस कि वह मुझे अचानक से यहाँ मिल गई। इसके बाद सम्मुख और पुलिस ऑफिसर उन तीनों के पास आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने साथियों को हथियार नीचे करने का इशारा करता है। पुलिस ऑफिसर भूमि से कहता है, जब तक आपके पास मिशन नहीं है तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही आपकी कोई मदद ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ तक कि हम आप पर भरोसा भी नहीं कर सकते। वह तो मिस्टर सम्मुख के कहने पर मैं आप सभी के साथ सम्मानीय व्यवहार करने पर बाध्य हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना ही होगा। कागजी काम करना कितना ज़रूरी है यह आप अच्छी तरह से जानती ही होंगी, क्योंकि आप भी अपने देश के लिए काम करने वाली एक आज योद्धा हो। इससे पहले कि भूमि आगे कुछ कह पाती, कौटिल्य कहता है, आपको जो भी ज़रूरी कागज़ चाहिए वह हमारे पास है। आप जानते ही हैं कि यह विषय इतना गंभीर है कि बिना किसी देरी के हमारे लिए यहाँ पहुँचना बेहद ज़रूरी था। शायद इसीलिए हम उन ज़रूरी कागज़ों से पहले पहुँच गए जिन्हें हमसे पहले आप तक पहुँचना था, और यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक एक पल किसी के लिए मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से यह अनवांटेड इंसिडेंट हुआ है। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमि उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभाल लेते हैं ताकि सामने वाले ऑफिसर को उन पर किसी तरह का शक ना हो। वह दोनों ही यह देखना चाहते थे कि कौटिल्य ने क्या किया है। इसके बाद कौटिल्य अपना लैपटॉप खोलता है और पुलिस ऑफिसर को उन सभी पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता है। ऑफिसर उत्सुकतावश लैपटॉप को अपने हाथ में ले लेता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर कुछ देर तक सभी बारीकियों को जांचता है। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद कौटिल्य की तरफ देखता है। अब कौटिल्य आगे कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपकी डिपार्टमेंट को भी इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई होगी। प्लीज ऑफिसर, आप एक बार फोन करके पता कर लें। सभी कागजों को देखने के बाद और सम्मुख व कौटिल्य की सभी बातों को सुनने के बाद ऑफिसर को उनकी बात पर विश्वास हो जाता है। इसलिए सच को तुरंत जान लेना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर एक तरफ चला जाता है और फोन पर अपने हेड ऑफिस में बात करने लगता है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमि के करीब आता है और धीमी आवाज में बड्ढे ही प्यार से कहता है, तुम्हें अस्पताल में अपने फोन से डायरेक्ट फोन कॉल करने की क्या जरूरत थी? इतनी हैकिंग और सॉफ्टवेयर के दांव पेंच तो तुम खुद भी सीख चुकी हो कि एक सिक्योर लाइन से कॉल कर सको। भूमि कौटिल्य की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। कौटिल्य अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, अगर तुम खुद यह नहीं करना चाहती थी तो मुझे मौका देती। मुझे भी अच्छा लगता कि यहाँ आकर मैंने कोई गलती नहीं की। आखिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसो। कौटिल्य की बात सुनकर भूमि गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भूमि कुछ बोल पाती उससे पहले ही कौटिल्य आगे कहता है, देखो, तुम्हारा यह दोस्त सम्मुख सही वक्त पर तुम्हारे और हम सभी के कितने काम आया। अगर वह बीच में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि यह पुलिस ऑफिसर हमारी कोई भी बात सुनता या मानता।
हो सकता है कि खुद को सही साबित करने में ही हमारा सारा वक्त ज़ाया हो जाता। मुझे लगता है कि हमें इसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। वैसे भी उस ऑफिसर ने ज़रूर सम्मुख को यह सब बता ही दिया होगा, इसलिए अब इससे कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कौटिल्य की बात अर्जुन भी सुन रहा था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब अर्जुन सिंह कहता है, मुझे भी लगता है कि कौटिल्य की बात सही है। अब तक भूमि का गुस्सा कुछ कम हो चुका था। वह कहती है, वह सब बाद की बात है। फिलहाल यह बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। भूमि की बात पर कौटिल्य एक बड्ढी सी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आता है। अब भूमि फिर से खुद को ही जवाब देते हुए कहती है, कैसे किया? यह सवाल ही गलत है। मुझे यह नहीं जानना कि कैसे किया। अब अपनी बात को ठीक करते हुए आगे कहती है, तुम्हारे लिए यह करना क्या मुश्किल है? तुम मुझे यह बताओ कि तुमने क्या किया और अब यह पुलिस ऑफिसर क्या करने की कोशिश कर रहा है? कौटिल्य इस मुश्किल सी बात का आसान सा जवाब देता है। इन सवालों के जवाब जानने से ज्यादा अभी हमारे लिए यह समझ लेना जरूरी है कि अब उनके लिए हम तीनों ऑफिसर हैं। वह हमारी मदद लेंगे और हमारी मदद करेंगे। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमि दोनों ही एक साथ उसकी आंखों में झांकने लगते हैं। भूमि धीरे से पूछती है, तुम ऑफिसर कब बने और इसकी क्या जरूरत थी? इससे पहले कि भूमि आगे और सवालों की बौछार करती, उससे पहले ही कौटिल्य जवाब देना शुरू कर देता है। कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, ऑफिसर अभी थोड़ी देर पहले ही बना हूं, बस कागजों में ही। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर होना कितने प्राउड की बात है। फिर भूमि से मजाक के अंदाज में पूछता है, इस बारे में तुम क्या कहती हो? क्या मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए? जहां यह सुनकर अर्जुन सिंह के चेहरे पर बड्ढी सी मुस्कान आ जाती है, वहीं भूमि के माथे पर बल दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले कि वह गुस्से में कुछ कहती, कौटिल्य अपनी बात आगे बढ़ाता है। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाता? और तुम तो जानती ही हो कि मैं यहाँ पर। आगे की बात को अर्जुन सिंह पूरा करता है, हमारी मदद करने के लिए ही आए हो? अर्जुन सिंह की इस बात पर कौटिल्य अपनी गर्दन हिला देता है और वहीं भूमिका के चेहरे के हाव भाव सामान्य हो जाते हैं। अपने डिपार्टमेंट में बातचीत के बाद ऑफिसर को यह पता चलता है कि कुछ ही देर पहले उन्हें भारत से मॉरिशस आए हुए 3 भारतीय ऑफिसर्स की डिटेल भेजी गई है। कुछ ही देर में अपनी बातचीत पूरी करने के बाद वह ऑफिसर दोबारा से उन सभी के पास आ जाता है। फिर अर्जुन, कौटिल्य व भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी ऑफिसर्स। हमारी वजह से आपको असुविधा हुई, पर आप तो जानते ही हैं हमारा काम ही ऐसा है। खैर, अब तक जो होना था सो हुआ, लेकिन अब हम मिलकर काम कर सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन और हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है। इसके बाद वह सम्मुख की ओर मुड़ता है और कहता है, थैंक यू सो मच। सही वक्त पर आपने बात नहीं संभाली होती तो शायद काफी देर हमें सच की तह तक पहुंचने में ही हो जाती। पुलिस ऑफिसर की बात सुनने के बाद अर्जुन और भूमि एक दूसरे की ओर ताकने लगते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही तरह के सवाल थे कि आखिर कौटिल्य ने क्या किया और कैसे। कुछ देर अपने दिमाग की कसरत करने के बाद दोनों ही बिना कौटिल्य से कुछ पूछे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कौटिल्य एक मजा हुआ हैकर है और उसने कहा ही था कि वह हमारी मदद के लिए हमारे साथ आना चाहता है, इसलिए उसने अपना काम बखूबी पूरा किया है। उन्हें पूरा यकीन था कि कौटिल्य ने जो कुछ भी किया है वह कानून के दायरे से बाहर जाकर किया है, लेकिन इसकी भनक ना मॉरिशस पुलिस को है और ना ही भारतीय विभाग को। लेकिन आखिर सच क्या था, यह सिर्फ सम्मुख जानता था। जो बात अब तक कौटिल्य के बारे में अर्जुन और भूमि नहीं जान पाए थे, वह सम्मुख से छुपी नहीं थी।